उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलौष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं अपने इस संस्कृत के संदर्भ में कुछ बातें और अनुभव बताने से पूर्व एक छोटी सी सूचना मैं दूंगा। जोधपुर जिस प्रांत से मैं, जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, वहाँ पे 14 तारीख को कुछ क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान के झंडे लगा दिए कब्रिस्तान पर। तो वहाँ के जो हिंदू लोग जो हैं उन्होंने इकट्ठे होकर के शिवसेना और हिंदू महासभा के नेतृत्व में सारे झंडे जला दिए और पुलिस को भी आना पड़ा। और अंत में जो मुस्लिम समुदाय था उन्होंने आकर के समझाया कि भाई ये पाकिस्तान का झंडा नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत झंडा है, और उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी। तो हिंदू एकत्रित हो रहा है। जो हम संकल्पना लेकर के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कार्यशील हैं वो हर जगह पे उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो हमने पहले एक नारा सुना था कि भारतीय बने, भारतीयों के लिए बने। म्लेच्छ अंग्रेजी भाषा में ये हमको एक वाक्य दिया है। उसके बाद फिर हिंदी में एक विचारधारणा आई कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। लेकिन वर्तमान में हम ये सोच रहे हैं, मेरा ये विचार है कि हम अब हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान को भी हटा करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और भारत के एकीकरण के लिए संस्कृत, सनातन धर्म और आर्यावर्त, ये एक नारा रखें जिसमें अखंड हिंदू राष्ट्र हो। संस्कृत भाषा का जो पुरा वैभव है वह बहुत ही दिव्य है। संस्कृत भाषा का पुरा वैभव अत्युच्च स्तरीय था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में संपर्क एवं जन साधारण की भाषा ही संस्कृत हुआ करती थी एवं इसे सभी ने सहर्ष रूप से स्वीकार कर लिया था। भाषा के बारे में स्पष्ट है कि 20 कोश पे पाणी और वाणी बदलती है, तो इस कारण भाषा में कुछ भेद था। लेकिन संस्कृत व्याकरण के जो मुनि त्रयी हैं उनमें प्रधान जो पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता थे, पाणिनि ने अपने समय में जो भी ज्ञान था, जितनी भाषा में भेद था, उन्होंने वैकल्पिक सूत्र बना करके उनका समाकलन कर दिया और वो पूरे भारत का एक एकीकरण था। तो यहाँ पर ये एक जानना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि भारत जो एक हुआ उसमें पाणिनि के काल में जो राष्ट्रीय एकीकरण हुआ उसमें भारत कहाँ तक था, तो ईरान से लेकर के और फिलीपींस तक जो है वो पूरा क्षेत्र भारत था, जिसके अंदर कंबोडिया, मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, जो नीचे के तटवर्ती हो जब द्वीप और प्रायद्वीप हैं वो सब के सब भारत के अंदर थे। ये पूरा एकीकृत समग्र भारत था जिसका एकीकरण पाणिनि अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की स्थापना करके किया। हमारे यहाँ पर संस्कृत भाषा का षड्यंत्र जो है उसके खिलाफ समाप्त करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के उपरांत ये स्पष्ट रूप से षड्यंत्र के रूप में प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि कैसे भी करके भारत में से संस्कृत को समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए विभिन्न संस्थाएं बनाई जिनका प्रत्यक्ष स्वरूप तो संस्कृत संरक्षण एवं संवर्धन था, पश्च रूप से उनका उद्देश्य था कि उसको खराब किया जाए। वास्तव में ये संस्थाएं और संगठन हमारे लिए सफ़ेद हाथी साबित हुई, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण सभी राज्यों में संस्कृत एकेडमियाँ बनी हुई हैं। सभी राज्यों में संस्कृत एकेडमियाँ हैं। राजस्थान संस्कृत एकेडमी, कर्नाटक संस्कृत एकेडमी, सब जगह पे, दिल्ली में संस्कृत एकेडमी है, पंजाब में संस्कृत एकेडमी है। लेकिन वो संस्कृत एकेडमियाँ क्या कर रही हैं? संभवतः यहाँ पे विद्यमान कई ऐसे महानुभाव होंगे जिनको ये पता भी नहीं होगा कि संस्कृत एकेडमियाँ हैं। उनकी तरफ से संस्कृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी संस्कृत में जो है संस्कृतशील नहीं हो रहा, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा। राज्य स्तरीय पे विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो एक भाषा के रूप में चल रहा है। संस्कृत विश्वविद्यालय में कितने सारे प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं वो संस्कृत का ही खा रहे हैं, लेकिन उनका संस्कृत के लिए बाहर की तरफ कोई प्रकट कार्य नहीं है। दूसरा, संस्कृत भाषा के साथ जो है जो उनके पाठ्यक्रम है उनमें प्रायोगिक स्तर पर नहीं है। संस्कृत के 2 वर्ग बनाए, एक पौरोहित वर्ग बना हुआ है, एक जो है एजुकेशन दे रहा है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे रहा है। तो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे रहा है उनको पौरोहित्य कर्म नहीं आता, और जो पौरोहित्य कर्म करते हैं उनको संस्कृत नहीं आती।
वो एक सर बस पाठ चल रहा है, उधर सिर्फ पाठ चल रहा है, इधर सिर्फ अध्ययन चल रहा है। तो इनका एक समावेश हो जाए तो उसके बारे में काम हम कर सकते हैं, उसके बारे में तब ऐसा करने पर संस्कृत का पूर्ण रूप से विकास होगा, क्योंकि पहले यही परंपरा थी। केंद्रीय परीक्षा व्यवस्था के अनुसार 10वीं तक तो ऐच्छिक संस्कृत का ही विधान है, 8वीं तक तो संस्कृत है केंद्रीय परीक्षा बोर्ड में। उसके बाद 9th 10th के अंदर आते ही 9वीं 10वीं कक्षा के अंदर हिंदी अथवा संस्कृत में से एक ऐच्छिक विषय है, और 11वीं 12वीं में आने पर कला वर्ग के अंदर जो है संस्कृत का कोई प्रावधान नहीं है। तो 2 साल अगर कला वर्ग का कोई विद्यार्थी यदि संस्कृत नहीं पढ़ता, जिसके 10वीं में अच्छे नंबर भी आए और इसकी संस्कृत के अंदर रुचि है, तो जब वो विश्वविद्यालय में जाएगा तो संस्कृत कदापि नहीं पढ़ेगा। तो वहाँ पर भी यदि संस्कृत डाली जाए तो ये एक प्रक्रिया है कि दिखने में आ रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से संस्कृत विभाग बना हुआ है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान बना हुआ है, लेकिन सतही स्तर पर यदि संस्कृत नहीं होगी तो वो आगे भी संस्कृत नहीं आएगी। अब अगला ये है कि संस्कृत भाषा पर हमारे वैदेशिकों ने बड़े अच्छे प्रभाव दिए हैं। यहाँ पे एक और बात भी बता दूं मैं पहले से कि पूर्व में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में संस्कृत आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में संस्कृत का एक स्थान होता था, लेकिन अब संस्कृत का स्थान उसमें से हटा दिया है, जबकि आयुर्वेद के सारे ग्रंथ संस्कृत में ही हैं। अब वैदेशिकों ने भारतीय संस्कृत के बारे में बड़े अच्छे विचार प्रस्तुत किए। मैं करीब 7-8 विचार उनके शब्दों में मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा, ताकि लोग ये समझें कि वैदेशिकों ने संस्कृत को पढ़ करके संस्कृत को कितना महत्व दिया। प्रोफेसर बाब कहते हैं संस्कृत भाषा ग्रीक और लैटिन भाषाओं से अधिक पूर्ण है, विशाल है, और एक समय में संस्कृत भाषा संसार में बोली जाती थी। हम तो अभी तक यही जानते रहे हैं कि संस्कृत भाषा भारत की जनभाषा थी, प्रचार प्रसार की भाषा थी, लेकिन जो है संस्कृत पूरे विश्व की भाषा थी। 2010 में आपको एक अनुभव बता दूं, बेंगलोर के अंदर एक विश्व संस्कृत पुस्तक मेला लगा, वहाँ लगभग 15,000 लोग आए, और वहाँ पर जैसे अपने यहाँ पे भोजन आदि की व्यवस्था है, तो वहाँ पे भोजन की व्यवस्था थी, उसमें बालक जो थे वो भोजन व्यवस्था करते थे, तो उनका सारा संवाद हमने संस्कृत में देखा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई भी व्यक्ति आपस में संवाद कर रहा है तो वो संस्कृत में ही संवाद कर रहा था, अपने बारे में बता रहा है तो वो संस्कृत में ही बता रहा है। और छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पे भोजन के लिए जो है परोसने में लगे थे, उनसे जब हम संवाद करते थे कि आपका जो ये भोजन कर्नाटक का है, ये क्या नाम है इसका, या आपका नाम क्या है, तो वो संस्कृत में ही जवाब दे रहे थे। डॉक्टर वैलेंटाइन कहते हैं कि वर्तमान की सब यूरोपीय भाषाओं का मूल संस्कृत ही, और संस्कृत सब आर्य भाषाओं की माता है। सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी प्रोफेसर मैकडोनाल्ड कहते हैं कि संस्कृत साहित्य का यूरोप पर जो बौद्धिक ऋण है वो बहुत भारी है, संभवतः भविष्य में यह ऋण और भी अधिक हो जाएगा। पादरी वार्ड का कथन है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदू प्राचीन ग्रीकों, रोमनों और आधुनिक यूरोप के भाषा विज्ञानियों से कई आगे निकल गए हैं। संस्कृत व्याकरण की माननीय सर विलियम जोन्स का कथन है कि अमर कीर्ति न्यूटन के यश को बिल्कुल भी कम न करते मुझे ये कहना पड़ता है कि न्यूटन द्वारा आविष्कृत सब तत्व हिंदू तत्व ज्ञान में विराजमान है, वहीं हमको मिलते हैं। वो न्यूटन ने वहीं से ही वो ज्ञान उठाया, क्योंकि विश्व के अंदर जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं 1500 के आसपास हुए जब वास्को डी गामा भारत में आया, और यहाँ से जैसे ही संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद स्पेनिश, पोर्चुगीज आदि लैंग्वेज में होने लगा, उसी समय विश्व मंच में आप पाश्चात्य में देखें, पाश्चात्य विज्ञान में नए नए वैज्ञानिक और वैज्ञानिक आविष्कार होना प्रारंभ। अगला है संस्कृत व्याकरण की वैज्ञानिक सोच या दर्शन के संदर्भ में श्रीमान डब्ल्यू जोन्स लिखते हैं कि पाणिनि ने जो लिखा वह कई प्रकार के आश्चर्यों व प्रशंसाओं से भी बढ़कर है। श्रीमान अलेक्जेंडर थॉमसन का कथन है कि संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों का विभाजन इतना बुद्धिमत्तापूर्ण है कि जैसी उस काल की किसी भाषा में हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि वर्तमान में जो यूरोपीय भाषा विज्ञानी हैं वे भी हिंदुओं के इस भाषा संबंधी परिपक्वता से कोसों दूर है। प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं कि संस्कृत ग्रंथों की संख्या जिनकी प्रतियां अब तक मिली हैं लगभग 10,000 है, जो यदि ग्रीस एंड इटली के साहित्य को मिला लिया जाए तब भी यह उससे अधिक मिलेंगी। श्रीमान मैनिंग कहते हैं कि माननीय पाणिनि ने अपने आने वाले वंशजों के लिए एक ऐसी रिक्त यानी विल लिखी है जो किसी भी अन्य भाषा में कभी भी नहीं लिखी जा सकती। अब है अखंड भारत के निर्माण में संस्कृत का योगदान। तो अखंड हिंदू राष्ट्र संकल्पना का मुख्य अवयव है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रचार से ही हम सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बांध सकते हैं, क्योंकि ये हमारी संपर्क भाषा हो सकती है। अभी जैसे यहाँ पर आए केचन जना अत्र आगत्वा मंचस्थ भूत्वा आंग्ल भाषाया प्रयोगम कुर्वन्ति स्म ते वदन्ति यत् ते हिंदी न जानन्ति परंतु अपेक्षामय अत्र यत् वयं संस्कृते संभाषणं कुर्मः तर्हि कश्मीर तो कन्याकुमारी पर्यंत ये जना सन्ति ते सर्वे संस्कृते एव संभाषयन्ति, संस्कृते एव स्थित उद्बोधनं कुर्वन्ति, सर्वे जना
संस्कृते ज्ञातुं शक्नोति तर्हि एव सम्यक् भारतस्य एक भारतस्य हिंदू राष्ट्र से संकल्पना सजीव भविष्यति। ऐसा मेरा विचार है। जिस प्रकार इजराइल ने अपने देश की भाषा हिब्रू घोषित की, ठीक उसी प्रकार हमारे देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक इजराइल का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जब इजराइल बना तो वहाँ के जो प्रधान लोग थे उन्होंने अपने सचिवों को और उनको बुला करके एक बैठक ली कि भाई हमारे देश की यदि भाषा हिब्रू कर दी जाए तो इसमें कितना समय लगेगा। तो उन्होंने कहा 3 साल लगेंगे। तो हिब्रू को डेड लैंग्वेज, अंग्रेजों ने हिब्रू और संस्कृत इन 2 भाषाओं का ये डेड लैंग्वेज है, जबकि संस्कृत पढ़ी जाती थी, हिब्रू को पढ़ने वाला भी कोई नहीं था। तो उनको ये कहा गया, सचिवों को, समझिए 3 साल आज खत्म हो गए। तो उन्होंने इतना श्रम किया कि आज इजराइल की मातृभाषा, वहाँ की राष्ट्रभाषा, वहाँ की राजभाषा हिब्रू है। तो हमारी भी संस्कृत होनी चाहिए, हमारी भी संस्कृत हो सकती थी। लेकिन जिस समय राष्ट्रभाषा की बात आई तब एकमात्र नेहरू ने ये कहा कि साहब मैं कभी भी संस्कृत को राष्ट्रभाषा नहीं होने दूंगा। इसलिए हमारी आज भी नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको भी ये पता था कि अगर संस्कृत राष्ट्रभाषा हो जाएगी तो भारत वापस एक हो जाएगा, और कहाँ से, ईरान से लेकर फिलीपींस तक पूरा भारत एक होगा। यही हमारा अखंड हिंदू राष्ट्र है। संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किए जाने पर मूल ग्रंथ पढ़ने से मिथ्या विवाद के बिना ही एक ही ऋषि संदेश सभी तक पहुंचाया जा सकता है। ऋषियों ने क्या कहा है उसका अनुवाद मैं कुछ और कर रहा हूँ, कोई अन्य व्यक्ति कुछ और कर रहा है। माशय शब्द जो उड़द की दाल के लिए प्रयुक्त है मीमांसा दर्शन में, वो कब मांस बन गया और हमने मांस की आहुति देने की जगह यज्ञों में कह दिया कि मांस की आहुति देते थे। मांस का पिंड खाने वाले जो है राजाओं के लिए कहा जाने लगा कि वो मांस खाने वाले थे, और सारी चर्चा होने लगी कि आर्य लोग मांस खाते थे, आर्य लोग मांस खाते थे, इसलिए अब भी मांस खाया जा रहा है। गौ मांस करो, गाय का मांस काट कर यज्ञ में डाला जाए। ऐसी ऐसे कुतर्क संबंधी बातें होने लगी, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था कि हम इस प्रकार देश की आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट करें। तो उन्होंने संस्कृत को गलत किया। तो हम जब संस्कृत रूप से ही संस्कृत को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम संस्कृत के वास्तविक स्वरूप को जानेंगे। और हमारे बीच में जो ऐसा है कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, आगे अलग इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो परस्पर विप्रतिपत्तियां हैं उनका निराकरण संभव हो सकता है। इस प्रकार जो है अनर्गल प्रलाप करते हुए संस्कृत ग्रंथों के बारे में हमारे प्रति जो वैमनस्य उत्पन्न किया जा रहा है वो खत्म होगा। भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होने से भारत को एक संपर्क भाषा मिल सकती है। हिंदू राष्ट्र संस्कृत ग्रंथों के प्रति जो वैमनस्य है उसे समाप्त किया जा सकता है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना में ये एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक रहेगा। भारतीय ज्ञान एवं परंपरा को संस्कृत माध्यम से ही जाना जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत छोटी सी प्रमेय स्थापित की थी कि हमारे देश के विकास के अंदर सबसे बड़ी बाधा यदि है तो संस्कृत भाषा है। सुनने बड़ा अजीब लगता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब भारत पराभव काल में आया, गुरु गोविंद सिंह जी आए, मीरा जी आए, भक्तिमती मीरा जी आई, कई आचार्य परंपरा, कई लोग आए, ऐसे स्वामी राम स्नेही संप्रदाय के कई लोग आए, और उन्होंने जो है कि ना इस प्रकार प्रबंध करके जो भी कुछ कहा तो समाज के अंदर परिवर्तन आया। लेकिन उन्होंने लौकिक भाषा में कहा और उनके जाने के बाद धीरे धीरे परिवर्तन समाप्त होने लगा। तब उन्होंने कहा यदि उन्होंने अपना सारा कार्य संस्कृत में किया होता तो शाश्वत था। इसलिए हमें सारा कार्य संस्कृत में ही करना है, अपना सारा विकास का काम संस्कृत में ही करना है। तभी सामाजिक उत्थान होगा, तभी राष्ट्रीय उत्थान होगा, तभी धार्मिक उत्थान होगा। ये जितने भी हम अपेक्षाएं लेकर के बैठे हुए हैं वो तभी होगा जब हम संस्कृत भाषा को मूल भाषा के रूप में, अपनी भाषा के रूप में अंगीकार कर लेंगे। वेद विज्ञान के द्वारा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तकनीकों का आविष्कार करना यथा अन्य देश प्राचीन भारतीय ज्ञान के आधार पर ही अपनी तकनीक का विकास कर रहे हैं। वेद विज्ञान पर पंडित मधुसूदन ओझा जी के कार्य को समझना एवं उस ज्ञान को आधुनिक प्रसंग में स्थापित करना। पंडित मधुसूदन ओझा जी ने संस्कृत के अंदर संस्कृत विज्ञान को लेकर जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी संदर्भित हैं 250 ग्रंथ लिखे, और उनके शिष्य ने पंडित मोतीलाल शास्त्री ने अपने गुरु के सारे संस्कृत ज्ञान को हिंदी में अनुवाद करते हुए 80,000 पृष्ठ लिखे, और उसके अंदर सारा ज्ञान बराबर वह ज्ञान जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संदर्भित है। तो हमें वो कब समझ में आएगा? जब हम संस्कृत को करेंगे, और उससे हमारा विकास का जो परिप्रेक्ष्य है वो भी सिद्ध होगा। वैश्विक स्तर पर संस्कृत का ही सम्मान है। मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि जैसे अपन ने गुट चर्चाओं में ये सुना कि भाई हम धर्म संस्कार वर्ग आदि चलाएं, बाल संस्कार वर्ग चलाएं, वैसे मेरा यह सनातन संस्थान से निवेदन है कि संस्कृत प्रशिक्षण वर्ग भी चलाएं। जो संस्कृत प्रशिक्षण वर्ग मेरे क्षेत्र में चलाए जाएंगी संस्था के द्वारा, मैं उन्हें हमेशा के लिए निःशुल्क रूप से अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम।
सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो।